class 9. Welcome back to my channel. In last video, we have discussing about the Newton's second law and application of Newton's second law of motion. And in the second law, we have read that every action of we have read out the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied on it. तो देखिए हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे थे, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। यहाँ पे 3 लॉ हमारे में बताया था स्टार्टिंग में, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, आपको याद हो तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन मोशन विल रिमेन इन स्ट्रेट लाइन मोशन अनलेस एंड अनटिल सम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। देखिए अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक उस पर फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ये फर्स्ट लॉ में पढ़ चुके हैं हम लोग। इसमें हम लोग क्या चीज़ और पढ़े थे, इसमें पढ़े थे हम लोग इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल विच असिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इनर्शिया क्या है, किसी भी बॉडी का एक प्रॉपर्टी है जो उसके स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रखने मेंटेन रखता है, अगर मोशन में है तो मोशन में रखने की कंटिन्यू कोशिश करता है। और इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, यह डिपेंड करता है किस पे, मास, है ना। इनर्शिया किस पे मेजर करते हैं, मास मोर इनर्शिया, लेस मास लेस इनर्शिया। ये फर्स्ट लॉ में पढ़ चुके थे। सेकेंड लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर मोमेंटम चेंज हो रहा हो, इस रेट से चेंज करोगे, इस पर डिपेंड करता है उस पर कितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यानी फोर्स फॉर्मूला वहाँ से क्या डिराइव करते हैं, F टू व्हाट, m इंटू ए, है ना। ये फॉर्मूला डिराइव कर चुके थे। और मोमेंटम पढ़े थे, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम सिंबल होता है p, फॉर्मूला क्या होता है m इंटू। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मास होती है, अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर वेलोसिटी आ जाती है। तो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में आ जाता है तो वेलोसिटी लगातार चेंज होती है, मास कांस्टेंट रह जाता है, मास तो बदलेगा ही नहीं। तो उससे क्या हो जाएगा, मोमेंटम चेंज होगा। तो मोमेंटम क्या रेट से चेंज हो रहा है किस पर डिपेंड करता है, किस पे कहते हैं हम फोर्स लगा रहे हैं। हल्का फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर नहीं जाएगा, और कस का फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर तक जाएगा, है ना। एंड थर्ड लॉ, टुडे वी विल डिस्कस द थर्ड लॉ न्यूटन्स। एंड तो ये स्टार्ट करते हैं थर्ड लॉ। हम लोग फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ को पढ़ लिए और थर्ड लॉ की बातें करते हैं। तो न्यूटन्स की थर्ड लॉ है ना, वो सबसे तीनों लॉ में सबसे इजी लॉ है, ठीक है। तो उसके लॉ जो है मैं बुक के अकॉर्डिंग, मैं जो बुक में जो वर्डिंग्स मैं वो पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा अच्छे सिंपल वर्ड में। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, whenever one body exert a force on another body, the second body exert an equal and opposite force on the first body। क्या कहता है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, जब भी कोई एक बॉडी, है ना, जब भी कोई एक बॉडी में, यहाँ डायग्राम दिखा देता हूँ, ये डायग्राम देख लीजिए, सिंपल सा है कि जब भी कोई भी एक फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी पे जितना फोर्स लगाता है, सेकेंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, डायग्राम से क्लियर हो रहा है क्या, कि अगर फर्स्ट बॉडी राइट साइड फोर्स लगा रहा है तो सेकेंड बॉडी उतना ही फोर्स फर्स्ट बॉडी पे लगाएगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट, लेफ्ट साइड हो जाएगा। यानी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, है ना। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में, सबसे सिंपल लैंग्वेज में याद किया जाता है। जैसे कि मान ली कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो किसी, ये फर्स्ट बॉडी है और ये सेकेंड बॉडी, सेकेंड बॉडी पे फोर्स लगा रहा है। कोई कोई ऐसे कर लेते हैं, ये बॉल है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पर्सन और ये इसमें क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है ना। तो ये हमारा फर्स्ट बॉडी हो गया और ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड बॉडी। तो जितना फोर्स ये एफ ये इस पे लगा रहा होगा, तो ये क्या कर रहा है, एक एक्शन कर रहा है ना। ये क्या, फोर्स लगाना क्या है, एक तरह का एक्शन है। तो अब ये बॉल भी क्या कर रही है, इसके हैंड पे उतना ही फोर्स इधर से लगा रहा है। मान लीजिए F1 कर देते हैं फर्स्ट बॉडी के लिए, ये क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो सेकेंड बॉडी क्या है, हमारी जो बॉल भी क्या कर रही है, फर्स्ट बॉडी पे उतना ही रिएक्शन लगा रही है। ये हमारा क्या कहलाता है, फोर्स लगाना क्या कहता है, एक्शन, है ना। ये क्या कहलाता है, एक्शन। और ये जो फोर्स लगा इसको क्या हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन, है ना, सिंपल सी बात है। तो न्यूटन थर्ड लॉ को हम लोग सिंपल क्या कह सकते हैं, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट
रिएक्शन। ये चीज माइनस साइन क्या शो करता है? अपोजिट डायरेक्शन। मैंने आपको कई बार बताया है, अपोजिट डायरेक्शन। सिंपल सा चीज है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सिंपल सा चीज है, याद रहेगा। मैं फिर लिख दे रहा हूँ, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये क्या है? न्यूटन का थर्ड। जब भी हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, सेकेंड ऑब्जेक्ट उतना ही फोर्स उस डायरेक्शन में हमको फोर्स लगाता है। एग्जाम्पल क्या होता है? जब भी कोई भी एक पर्सन, कोई भी एक टीचर किसी स्टूडेंट को अगर क्लास में कॉमेडी करने सकते हैं कि आपके अगर किसी को फोर्स लगा के थप्पड़ मारता है गाल पे, जितना कस के चोट उस पर्सन को लगता है, स्टूडेंट को लगता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उतना ही चोट टीचर के हाथ पे भी लगता है। तो एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये हमारे के न्यूटन के थर्ड लॉ है। इसमें यही चीज़ है, इसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन चीज़ नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है, इस बात को याद रखना है। इसके एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, हमने कहाँ कहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं, कहाँ हम इसको देख सकते हैं? बहुत जगह पे हम इसको देख सकते हैं। जैसे कि जब हम चलते हैं सिंपली, तो हम डिस्कस क्या कर लेते हैं, इसमें तो नहीं है, मुझे लगता है कि किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, तो हम लोग क्या बात कर लेते हैं? एप्लीकेशन। कहाँ कहाँ पे न्यूटन अप्लाई होता है? तो फर्स्ट क्या है? वाइल वॉकिंग। देखिए वाइल वॉकिंग में दिखाई दे रहा है क्या कि जब हम अपने फुट को, देखिए जो पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये अपने फुट को जमीन पे अपने सरफेस पे रख के एक फोर्स लगा रहा है ना? तो हम क्या करते हैं, जमीन पे पैर रखते हैं। अब इमेजिन कीजिएगा, मैं यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है, आप मेरे हाथ फोकस कीजिए। क्या करते हैं हम, ये मेरा फुट है, हम फुट को जमीन पे रखते हैं, और रखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको पीछे की ओर पुश करते हैं। एग्जैक्टली क्या करते हैं, इस फुट को कहीं जाता तो है नहीं, हम क्या करते हैं, इसको पीछे की ओर पुश करते हैं। जब उसको हम पीछे को पुश करते हैं तो ये जो हमारा जो पुश करना है बैकवर्ड डायरेक्शन में, वो हमारा क्या कहलाएगा? एक्शन। तो अब वो जमीन भी क्या करता है, इतना ये तो वही क्या करते हैं, उतना ही तेज हमको क्या करता है? फोर्स लगाता है। फोर्स लगाता है तो क्या करता है, हम कहाँ जाते हैं? आगे की ओर। वो कहाँ लगाएगा? अगर हम बैकवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, वो कहाँ लगाता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। आपने देखा होगा, कभी आपने रेस देखा हो या मूवीज में देखा हो, तो जो हमारे रनर होते हैं वो क्या करते हैं, जमीन पर हल्का सा होल्ड करते हैं। होल्ड करते हैं इसलिए, और उसके बाद वो हल्का सा जमीन पे देखा होगा इस टाइप का, वो हल्का सा होल्ड करते हैं और यहाँ पे अपना फुट रखते हैं। देखिए ऐसे हैं तो यहाँ पे अपना फुट रखते हैं। तो वो क्यों करते हैं? पहला चीज इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इनको अच्छे से ग्रिप मिल सके, है ना? ग्रिप मिल सके, मेरे पैर स्लिप ना करे, ठीक है? और वो क्या करते हैं, जितना तेज उनको स्टार्टअप करना रहता है, तो उतनी ही तेजी से वो क्या करते हैं, यहाँ फोर्स लगाते हैं। ये हमारा जमीन है, ये ग्राउंड है ना? ये उनका लेग है। तो अब देखिए यहाँ पे हल्का सा पिट बनाते हैं, हल्का सा गड्ढा बनाते हैं और उसके फोर्स लगाते हैं। तो अभी क्या करते हैं, पीछे की ओर धक्का मारते हैं, जितना तेज वो, जितना स्टेमिना होती है, उतना कस के फोर्स लगाते हैं। जितना कस के जिस पे फोर्स लगाते हैं, जो पिट हमारा होता है, गड्ढा होता है, क्या करते हैं? आगे की ओर फोर्स लगाता है। तो जो अच्छा स्टार्टअप करते हैं और आगे की ओर वो वॉन करते हैं, है ना? तो वॉकिंग करते वक्त भी हम लोग क्या करता है, एक्शन लॉ काम करता है। इसे यहीं पे स्विमिंग करते वक्त वाइल स्विमिंग कर सकते हैं। बहुत सारे हैं हमारे पास है, आप दिमाग में रखिएगा, बहुत सारे। जो स्विमिंग करता होगा, जो बच्चा, जो भी स्टूडेंट स्विमिंग करता जानता है, अपने गाँव वगैरह में पॉइंट वगैरह, उसने देखा होगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करते हैं कि हम लोग पानी वाटर को क्या करते हैं, पीछे की ओर बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं। तो हम वाटर को जो पीछे एक मॉलिक्यूल को पीछे की ओर पुश करते हैं, तो वाटर क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, वो फोर्स लगाता है। तो हम एक्शन लगा रहे हैं, वाटर को पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन कर रहे हैं, वाटर भी क्या कर रहे हैं, हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करा रहा है। और एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं, एग्जाम्पल ये देखा होगा आपने, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और ये आता भी है एग्जाम में। ये क्या है, रिकॉइल ऑफ द गन। रिकॉइल ऑफ द गन। रिकॉइल ऑफ द गन क्या कहता है कि जब हम, आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी गन को, किसी भी को फायरिंग करते हैं, या आपने वीडियोस में देखा होगा या कहीं ट्राई भी किया हो, हम फायरिंग करते हैं, तो जब बुलेट होता है, जो हमारा जो गन है ना, जब वो बुलेट आगे की ओर जाता है, यहाँ से आगे की ओर जा रहा है, जितना फोर्स से वो आगे की ओर जा रहा है, ये क्या कर, एक एक्शन है, ये आगे की ओर जा रहा है, उतना ही तेजी से क्या करता है, गन को पीछे की ओर पुश करता है ना? तो गन को पीछे की ओर पुश करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जर्क बोलते हैं।
जब भी आपने देखा होगा वीडियोस में कि जब भी आप कोई नॉर्मली अगर गन फायर करते हैं तो पीछे हमारे शोल्डर्स पे अगर लॉन्ग वाली है, ठीक है, तो हमारे शोल्डर पे क्या होता है, जर्क लगता है। इसलिए आर्मी में क्या कहा जाता है कि अपने गन्स को शोल्डर पे लगाने के बाद फायरिंग कीजिए, ताकि हम इस जर्क को एब्जॉर्ब कर सके और गन को पीछे भागना दें, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो मिस ना हो सके। समझ में आया चीज? तो हमारा जो बुलेट है वो क्या करता है, आगे की ओर जाता है, और यहाँ पर डायग्राम दिखाई दे रहा है, और जो हमारा गन होता है वो क्या करता है, पीछे की ओर जाता है। सिंपल सी लॉजिक है। तो अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे सवाल पूछते भी हैं, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पे कि सर आपकी बात तो सही है कि बहुत आपने ठीक बताया कि हाँ एवरी रिएक्शन है इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तो अगर मान लीजिए ये बुलेट इस पर बहुत हाई स्पीड से आगे की ओर जा रही है, तो इसका जो फोर्स अगर मान लेते हैं एफ, है ना, F1 मान लेते हैं F1, तो जितना फोर्स इस बुलेट को लग रहा होगा उतना ही फोर्स इस गन को भी लग रहा होगा F2। और आप कह भी रहे हैं बार बार कि पीछे क्यों जा रहा है, तो ये हमारा जो इक्वल होगा ये F2 है, तो हम जान रहे हैं कि F2 इक्वल्स टू F1 होगा। तो अगर और यहाँ डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैंने माइनस लगा दिया कि अगर दोनों को फोर्स बराबर है, जितना फोर्स बुलेट को लग रहा है उतना ही फोर्स इसको भी लग रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि अगर बुलेट बहुत तेजी से यहाँ तक जा रहा है ना, टारगेट को हिट कर रहा है, तो गन भी इतना ही डिस्टेंस पे यहाँ भी जाकर लगना चाहिए। गन क्यों हल्का सा जर्क करता है, क्यों नहीं बहुत पीछे जाता है, तो दोनों का फोर्स इक्वल है, तो है ना, बात ये हो सकती है ना, बिल्कुल। तो चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप, जैसे हम लोग ये चीज़ पढ़े हैं बार बार, है ना, चीज़ पढ़े हैं, तो अगर कोई गन है और यहाँ से बुलेट निकल रही है, अगर इस पर फोर्स F1 लग रहा है और इस पर F2 फोर्स लग रहा है, अगर दोनों को फोर्स इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट तो है, ठीक है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो अगर बुलेट में उतना ही फोर्स लग रहा है, बुलेट इतना दूर तक जा रही है, तो गन को भी तो इतना दूर तक जाना चाहिए। बट गन क्या करती है, हल्का सा जर्क करती है, यहाँ से यहाँ जाती है, फिर नॉर्मल रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं गन पीछे तक जाती है? अभी आप सोच सकते हैं यहाँ शोल्डर होता है, हम स्टॉपर लगाते हैं, कुछ भी अलग चीज़, बट यहाँ साइंस देखते हैं ना, साइंस। देखिए अगर आपने सेकेंड लॉ को ध्यान से रखा हो, तो सेकेंड लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे, एफ इज क्या होता है, एम इंटू ए, ये पढ़ चुका है, एफ इक्वल टू व्हाट, एम इंटू ए। तो क्योंकि जो गन बुलेट आगे की ओर जा रही है, तो उसके पास क्या है, यानी सोचिए जो बुलेट है उसका मास तो फिक्स होगा, है ना, और यहाँ मैं डायग्राम बना दूँ आपको, ये गन है, ये बुलेट है, इसका मास m है, स्मॉल m, इसका मास है कैपिटल M। ये एकदम क्लियर है कि कैपिटल M इज ग्रेटर देन स्मॉल m, इसका मास ज़्यादा होगा, इसका मास कम होगा। चलिए मास तो फिक्स हो गया। अब इसके पास क्या मिल रही है, वेलोसिटी, जो आगे को ले जा रहा है, इसको भी क्या मिल रही है, वेलोसिटी, तो उसको पीछे क्यों ले जा रहा है। अगर इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v1, तो इसकी v2, तो क्या v1 v2 इक्वल है या नहीं है। तो आप देखिए वेलोसिटी अब लगातार की इंक्रीज हो रही है, टारगेट तक जा रही है, तो वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, तो इसके पास क्या मिल रहा है, एक्सीलरेशन। तो अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन पे है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन पे है, तो ये भी पीछे जा रहा है, इसके पास में क्या है, एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन है, एक्सीलरेशन ये भी तो है। तो क्या ये दोनों एक्सीलरेशन इक्वल है क्या, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ से निकालते हैं एक्सीलरेशन की वैल्यू, एक तो क्या आ जाएगा, एफ अपॉन एम। दोनों केसेस में मान लेते हैं कि ये A1 है, ये A2 है, ये A1 इक्वल आ जाएगा F1 अपॉन स्मॉल m। अगर हम बात कर लेते A2 की, तो हम दोनों को कंपेयर करते हैं, तो A2 की बात कर लेते हैं, तो A2 हो जाएगा F2 अपॉन कैपिटल M। बट हम जानते हैं F1 इक्वल टू F2 है, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, F1 हो सकता है, यहाँ F2 लिखा हुआ है, यहाँ F1 हो सकता है। तो ये दोनों तो इक्वल हो गए, यानी कि ये यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट, है ना, यहाँ पे भी F1 है, यहाँ पे भी अब क्या है F1, हम यहाँ F2 हटा के F1 कर सकते हैं, यहाँ से F1 कर देते हैं, ये भी कांस्टेंट हो गया, यानी कि ये दोनों तो फिक्स है, दोनों में वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं। डायरेक्शन को भी हम ध्यान है, हमने मैग्नीट्यूड पे ध्यान रख लेना। तो जहाँ से अगर ये कांस्टेंट हो रहा है, तो हमको क्या मिल क्या रहा है, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। एक्सीलरेशन और मास में क्या है, इनवर्स रिलेशन है, यानी इट मीन्स व्हाट, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। तो जिसका मास कम हो जाएगा उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हैं यहाँ पे कि हम जान रहे हैं कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम। ये इस गन का मास बुलेट कंपेरिजन क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। तो अब जिसका मास ज़्यादा होगा तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, ये A2 है, ये A1 है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो हमको कैसे मालूम पड़ा, इस लॉ से। तो इसका मास कम होने की वजह से इसके पास एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है, एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है तो बहुत दूर तक जा रहा है। इसका मास बहुत ज़्यादा है, इसका मास कम है तो इसका पास एक्सेलरेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है तो बहुत दूर तक जा रहा है। और इसका मास कम है, इसका वजह से क्या हो रहा है, ये और हल्का सा पीछे जा रहा है। इस बात का भी ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा जो मूवमेंट है, अगर दोनों पे इक्वल फोर्स लग रहा है तो दोनों का मूवमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके मास पे। आप ये चीज एग्जाम्पल कहाँ हम लोग पढ़ेंगे ना, ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन में क्या है कि अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें क्या रहता है ना कि दो भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी दो की वर्ल्ड में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, उन दोनों के बीच में फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि मैं और ये हूँ, हम दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो डिपेंड करता है। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग चीज कि जब ग्रेविटी के बारे में डिस्कस हुआ कि जब एप्पल नीचे से गिरा, तो हम जब जानते हैं एप्पल और अर्थ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है हर वक्त, तो क्यों एप्पल ही नीचे आया, क्यों नहीं अर्थ ऊपर चले गए। तो अर्थ पर क्यों जाएगी भाई, अगर दोनों के बीच फोर्स इक्वल लग रहा है। थर्ड लॉजिक कहता है दोनों के बीच फोर्स अगर इक्वल लग रहा है तो क्यों नहीं अर्थ ऊपर आ गए। पर अर्थ का मास क्या है, एप्पल के कंपेरिजन में बहुत ही ज्यादा है, इसलिए अर्थ ऊपर की ओर नहीं आएगी, उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एकदम मिनिमम पे हो जाएगा, क्योंकि मास क्या है, बहुत ही इनफाइनाइट है। एक्सेलरेशन कहा जाएगा एकदम नहीं बात। ठीक है, उसको वहाँ डिस्कस करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए कि जो पीछे, हाँ यहाँ पे डिस्कस करें तो रिकॉल का मतलब क्या होता है, जर्क, बैक जर्क, मतलब पीछे की जो पीछे जाती है ना, जो गन पीछे की जाती है उसको क्या बोलते हैं, रिकॉल, है ना। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, रॉकेट का मूवमेंट, जो रॉकेट ऊपर की ओर जाती है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, रॉकेट ऊपर की ओर जा रही है तो क्या कर रही है, नीचे की ओर फोर्स लगा रही है। तो वो क्या कर रही है, एयर पे मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगा रही है, एक्सल लगा रही है। तो उसके वजह से एयर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, रॉकेट को ऊपर की ओर पुश कर रहा है। रॉकेट कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। हमारे बैलून्स हैं, हम बैलून्स को जब एयर ब्लो कराने के बाद छोड़ देते हैं, बैलून्स क्या करता है, अपने रूम के अंदर घूमता है। तो क्या करता है, एयर सर्कुलेट होने के बाद पीछे की ओर निकलती है। देखिए बैलून्स दिख रहा है, बैलून से क्या कर रही है, एयर पीछे की ओर निकल रही है और रॉकेट कहाँ जा रहा है, अरे बैलून्स कहाँ जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप इसको डिस्कस देख लीजिएगा। और कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिखवा दूंगा, कुछ एग्जाम्पल्स नहीं भी लिखवाऊंगा, तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ कि एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल मैं दे दूँ जिसका मैं बताया हूँ, जिसका मैं ना बताया हूँ, तो आपको दिमाग लगाना है कि वहाँ पे कौन सा लॉ अप्लीकेबल है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ कि थर्ड लॉ। क्लियर है। चलिए आज क्लास यहीं तक रखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग को क्या बच गया है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल। थैंक यू क्लास 9 फॉर वॉचिंग।